इधर आ जाए। अब मैंने पहले भी कहा है, हरियाणा दोस्तों, नाउ हरियाणा इज़ राइजिंग अपार्ट फ्रॉम राइजिंग चाइना। अभी तो हरियाणा राइज कर रहा है। पिछली बार नीतू ने, हरियाणा से नीतू ने, और ये बात मैं बहुत बार क्लास में कहता हूँ, सबसे ज़्यादा यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले लोग यूपी के लोग हैं। मैं खुद यूपी से हूँ। यूपी के लोग पोल साइंस रखते ही नहीं। अभी ये कोचिंग का दोस्तों जाल है ही। आप खुद देख लीजिए, हमारे पास आईएएस लगातार, मैं 2 साल से पूजा को मोस्ट प्रोबेबली आईएएस मिल जाएगा, आईपीएस तो फिक्स है, आईएएस भी मिल सके। पिछली बार का रैंक देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में कितनी आईएएस प्लस मिला हुआ है। जो मुझे लोगों ने बताया कि 112 देर तक पिछली बार मिला था आईएएस जनरल कैटेगरी में। तो पूजा का थ्रेशोल्ड पे है। आईएएस आईपीएस तो पक्का मिल जाएगा, आईएएस के भी चांसेस हैं दोस्तों। बड़ी बात नहीं है। क्लासरूम से मैंने बार बार कहता हूँ कि, और एक खास बात है, अच्छा हरियाणा के लोग दोस्तों पढ़ने में इतने, ये तो पहले कभी बोलती नहीं पूजा, आप इसे खुद ही पूछेंगे, बहुत कम क्लास के बाद कभी मिली नहीं। हाँ, टेस्ट के जब टेस्ट वोस्ट लिखती थी तो 1-2 बार उसने क्वेश्चन दिखाया, और इतनी खतरों खिलाड़ी है। मैं इसलिए कहूँगा कि आईएएस मेंस के पहले एसएससी की एग्ज़ाम में लग गई। और आप इसे पूछेंगे, चूँकि देखिए स्टूडेंट, मुझे पता चल जाता है कौन स्टूडेंट अच्छा करने वाला है। कई मैं फ़ोन करता हूँ कि पूजा कहाँ हो, क्या बेंगलुरु में, क्या कर रही हो, तो भैया के साथ आई हो, ये पूछे इससे। इसका मतलब दोस्तों मुझे कुछ न कुछ अनुमान होता है कि आप कौन स्टूडेंट अच्छा करने वाला है। अब देखिए इतना एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मगर आप बार बार मैं खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से करिए। और दोस्तों अब मेरा क्या इंपॉर्टेंस है पूजा बताएगी, लेकिन मेरे लिए कितनी महत्व मैंने बता दिया। ये हमारी क्लास का गौरव है दोस्तों। पूरे जीवन की पढ़ाई इस बारे में सार्थक हो। क्लासरूम से स्टूडेंट अगर कोई आए, और अब एक दिन में कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, इसी से पूछ लीजिए। लेकिन ये भी आपको याद दिला दें कि पूजा का इंग्लिश मीडियम है, और हमारे इंग्लिश मीडियम में बहुत कम ही बच्चे हैं, बहुत ही कम बच्चे थे। और पूजा के साथ केवल 5-6 लोग थे, फिर भी हमने पूरी क्लास की। बल्कि हिंदी मीडियम ऐसा नहीं कि हम 5-6 बच्चे थे, लेकिन हमने पूरा एफर्ट उसमें लिया, कि ऐसा नहीं कि कम बच्चे हैं तो हम उसके साथ जस्ट, क्योंकि हमें पता था कि कोई भी कहीं से रिजल्ट दे सकता है। और ख़ास बात है, आपको तो बहुत सारे नोट्स मिलते हैं इंग्लिश मीडियम में, मेरे पास उसमें नोट्स भी नहीं थे, सारे केवल क्लास नोट्स थे, मैक्सिमम चीज़ें थी तो क्लास मैंने डिक्टेट कर दिया। बाकी आप पूजा से पूछे, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। और मुझे लगता है कि आप में से भी ऐसे लोग कंटिन्यू, बस आप विश्वास रखने की आवश्यकता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे जिन 4 लोग सिलेक्ट हुए, 3 हिंदी मीडियम से हैं, 1 इंग्लिश मीडियम से, और चारों क्लासरूम से हैं। बड़ी बात है ये, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। पूजा तुम बता दो भाई। ये आप ले लो माइक, इसमें आवाज़ सर लगाते कैसे? ऐसे लगा लो। सर नहीं लग रहा। इसको ऐसे ऐसे हेलो। तो अभी इंटरव्यू से पहले मैं उधर बैठी थी, नीतू मैम को सुनने आई थी। तो अभी यहाँ पे आके मतलब विश्वास नहीं हो रहा 1 हफ्ते में कैसे लाइफ चेंज होती है। पर मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो आई थिंक ऑप्शनल की है। और ऑप्शनल से हमेशा मतलब मुझे टेंशन ही नहीं हुई कभी ऑप्शनल की, क्योंकि सर ने ऐसे पढ़ाया ना जैसे कि नॉर्मल कॉन्वर्जेसन चल रहा है हम लोग का। और जो नोट्स वोट्स भी लिए थे, मतलब अगर एक बार पढ़ भी लो तो पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता था। तो वही है कि ऑप्शनल को आपको इतना पक्का करना है। और आई थिंक सर ने बहुत अच्छे से, मतलब मैं तो क्लास नोट्स ही पढ़ती थी, मैंने और कुछ नहीं पढ़ा, कोई बुक्स नहीं पढ़ी। सर ने वो बुक बोली थी, सर कौन सी थी वो, एंड्रू हेवुड वाली, वो एक बार पढ़ी थी जब मैं क्लास ले रही थी। उसके बाद वो इतनी मोटी थी मैं कभी छू भी नहीं पाई उसको, एग्ज़ाम से पहले तो भूल ही जाओ। तो मतलब आई थिंक क्लास नोट्स अगर कर लोगे तो ऑप्शनल तो आपका हो ही जाएगा। बाकी यही है, मेहनत तो करनी पड़ती है, पर इतना सीरियस नहीं लिया मैंने, तभी मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ है। क्योंकि पहली बार थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, मुझे लग रहा था मेरा होगा ही, मतलब मुझे ही लग रहा था कि इतना नहीं पढ़ रखा कि होगा। तो इस वजह से जल्दी के चक्कर में 2 क्वेश्चन गलत कराई, तो प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। फिर सेकेंड राउंड में भी, मेंस में उतनी लाइक ऐसा होता है ना, फर्स्ट टाइम आप कुछ देने जाते हो तो वो तुमको ये लगता है कि नहीं होगा। तो मेंस फर्स्ट टाइम था तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं हुआ, और थोड़ा स्पीड में भी कम था।
बट थर्ड टाइम ऐसा अब तो प्रीलिम्स भी दे रखा है, मेंस भी दे रखा है, बस अभी इंटरव्यू का था कि कभी फर्स्ट टाइम के चक्कर में इंटरव्यू रह जाए पर वो भी हो गया थैंकफुली। बस ये है कि मेहनत करिए आप लोग, और ज़्यादा फोकस, जैसे मैंने जीएस पे उतना फोकस किया नहीं, मैंने बस टेस्ट सीरीज़ दी और जो ये वो बुकलेट्स वगैरह आती हैं मेन से पहले करंट अफेयर्स की हर सब्जेक्ट की, वो ज़्यादा पढ़ी, और पढ़ाई पे तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं इस बार। आई फोकस मोर ऑन राइटिंग। तो जैसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है तो उस पर मैं इंट्रो क्या दूंगी, चाहे आप लिखो भी मत, आप बस अपने दिमाग में सोच ही लो, क्योंकि लिखने में तो बहुत मेहनत लगती है। तो मतलब वही है कि अपने दिमाग में ऐसा बिठा लो कि कोई भी टॉपिक आए आप उसको मेंस के हिसाब से आप दे रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स तो आइडेंटिफिकेशन गेम है, वो तो आप जितना पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे, बट मेंस इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें तो आपको पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर अभी से ही, जैसे चलते चलते विमेन रिजर्वेशन, तो उसमें सारे 3-4 बुलेट पॉइंट्स आप याद करके वो लिख लो। तो इस बार तो आई थिंक उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने इस बार, बट इस बार मैंने फोकस किया अपना टेस्ट सीरीज़ के ऊपर ड्यूरिंग प्रीलिम्स ऑल्सो और मेंस ऑल्सो। और मैं दिल्ली आती थी टेस्ट सीरीज़ लिखने, तो मुझे बहुत वो लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैं इतना घूम रही हूँ। पर ठीक है, अभी वो सारी मेहनत ऐसे रंग ला रही है। एक हफ्ते में मुझे पता नहीं कितना सम्मान मिल चुका है, इतने सम्मान समारोह हो चुके हैं मेरे, मुझे ही नहीं लग रहा इतना क्या कर दिया मैंने बड़ा कि इतना सम्मान हो रहा है। तो मतलब ये है, आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब ज़िंदगी झंड हो रखी है, इतने साल से लगे हुए हैं, कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, मेहनत किए जा रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, बट इन दी एंड इट्स ऑल वर्थ इट। मतलब ये सम्मान वमान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको खुद को सेटिस्फैक्शन होगा कि चलो कर लिया, जिसमें घुसे थे वो तुमने कुछ पा लिया, तो मतलब मेहनत करते रहो यार, और तो कुछ नहीं। बस सर। बता तुमने कैसे बीटेक किया, सब बच्चों को बताओ कैसे क्या किया तुम। हाँ, बिगिनिंग से मतलब 5th स्टैंडर्ड तक मैं सोनीपत की हूँ, मतलब यहीं पास में है। और ये मतलब सोनीपत से आती जाती थी, मुखर्जी में रहती थी, मुखर्जी में रहती पोल साइंस छोड़ देती। हाँ, तो पहले 5th स्टैंडर्ड तक मैं सोनीपत में ही थी, फिर हम लोग बैंगलोर चले गए थे, तो 6th स्टैंडर्ड टू 12th वहीं पे था, फिर मैंने इंजीनियरिंग वहीं से किया। फिर वहाँ के बाद यहाँ पे आई मैंने एक ईयर कोचिंग लिया यहाँ चाणक्य से। 1 साल में पूरा दिमाग ख़राब, मेरे को ऐसे लग रहा था ज़िंदगी कुछ नहीं है, बस ये भीड़ के पार्ट हो तुम। तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तो यही होता है, वो तो थैंकफुली सर के पास 4-5 बच्चे थे तो ऐसा नहीं फील हुआ, बट यहाँ पे किसी और कोचिंग में जाओगे तो बहुत दिमाग ख़राब होता था, क्योंकि वो मतलब नए, जब तुम हो नया बैच तो तुमको पूरा इंपॉर्टेंस, तुम नहीं हो नया बैच तो पता नहीं कब तुम्हारी क्लास हो रही है। तो उस टाइम तो फिर मैंने, और तब मैं दिल्ली में ही रहती थी, तो पूरा डिप्रेशन, मतलब अजीब माइंड हो जाता है कि क्या पढ़ ही रहे हो, उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा, और इतनी भीड़ है, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। फिर उसके बाद मैं घर चली गई, फिर मैंने सोचा पॉलिटिकल साइंस की ले, मतलब मैंने किया था उधर से, बट वो सर पता नहीं एब्सेंट माइंडेड, पता नहीं क्या पढ़ाते थे, उनकी तो इंग्लिश ही ऐसी थी, वो अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करने में ही 1 घंटा लगा देते थे, वो इतने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करते थे। तो मतलब एक टॉपिक 1 हफ्ते चलता था, तो वो उससे कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, मैंने तो बीच में ही छोड़ दी थी वो। तो मैंने सोचा इस बार प्रीलिम्स तो हुआ नहीं, अब कुछ तो करना है ही, घर पे तो बैठ नहीं सकते, तो मैंने सोचा आई फोकस ऑन पॉलिटिकल साइंस। फिर किसी फ्रेंड ने बताया मुझे सर के बारे में, फिर मैं एक क्लास लेने आई थी, तो सर ने मकियावेली पढ़ाया था उस दिन, तो मैंने नोट्स वोट्स बनाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आई विल जॉइन इट। फिर मुझे यहाँ पे आने का मन नहीं था, क्योंकि फिर तुम भीड़ के पार्ट बन जाओगे, तो मैं घर से ही ट्रैवल करती थी, और मतलब 2 घंटे की क्लास होती थी, तो हो जाता था ट्रैवल वगैरह। फिर मतलब पॉलिटिकल साइंस का बेस इतना अच्छा बन गया ना, मतलब जो भी सर पढ़ा रहे थे घर पे जाके वही पढ़ना, और मतलब उस साल क्या हो गया ना, मैंने जीएस बिल्कुल ही छोड़ दिया, मैंने बस पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो फिर एंड में अप्रैल में मैंने ही सर को बताया, सर बहुत हो गया, अब ख़त्म कर दो क्लास, पॉलिटिकल साइंस बहुत हो गया। फिर उसके बाद प्रीलिम्स हो गया था क्लियर, बट मेंस में आई थिंक पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर, बस वो 2 पेपर थे जो अच्छे गए थे, बाकी तो मेरे ऐसे ही कुछ भी लिख के आई थी मैं। फिर उसके बाद अभी सोचा कि पॉलिटिकल साइंस तो चलो ठीक है, और इस बार का प्रीलिम्स या मुझे पता ही नहीं था होगा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स ही ऐसा आया था, तो वैसे चांसेस तो थे, पर मैंने सोचा अपना ऑल्टरनेट एसएससी सीजीएल, तो वो उसका मैं तो प्रीलिम्स देके उस 1 महीना तो मैंने उसी की प्रिपरेशन की, और फिर वो दे के आई। फिर जब रिज़ल्ट निकल गया, फिर सर का फ़ोन आया कि तुम देने नहीं आई, सर यहाँ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी। फिर मैंने बोला सर पहले एसएससी तो देने दो, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो 5 ईयर प्लान हो चुका है, ये तो चल ही रहा है।
तो फिर सर ने बोला नहीं नहीं तुम आओ, तो सर ने ही वो, तो फिर मेरे दिमाग में हुआ कि हाँ यार प्रीलिम्स हो गया, थोड़ा इसको भी सीरियसली लेना है। फिर मैंने टेस्ट वगैरह, फिर सबसे पहले इस बार भी मैंने सबसे पहले इससे पॉलिटिकल साइंस से ही स्टार्ट किया, और इस बार मैंने नोट्स वोट्स बनाए। तो मेरा क्या फंडा है ना, मैं बहुत छोटा लिखती हूँ, बहुत छोटा, और उसका मुझे ये एडवांटेज होता है, पूरा पॉलिटिकल साइंस मैंने इतने मतलब 30 शीट्स में मैंने लिख के ख़त्म कर दिया। अब मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, मैं वो 30 शीट्स उठाती हूँ, और वो इतना छोटा, वो किसी को समझ में नहीं आएगा, और मेरे घर वाले सब बोलते हैं ये क्या पढ़ रही है तू, पेज बचा रही है ये वो, बट मुझे ये है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, वो 30 पन्ने उठाओ मैं वही पढ़ती हूँ, ठीक है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं पढ़ती। तो इस बार मैंने ये काम किया, जब मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था, तो एक तो जब मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद राइटिंग में थोड़ा दिमाग में रिटेन भी होता है, और फिर अगर बाद में कोई टॉपिक देखना है तो मुझे पता है वो कहाँ पे है, उन्हीं 30 पन्नों में सब कुछ है। तो एक तो वही पॉलिटिकल साइंस किया, और फिर इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ जीएस की भी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली तब तो बकवास ही लिख के आई थी, इस बार नहीं लिखना था, तो और थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी थी मुझे, तो इस बार अच्छे से किया, मतलब मेंस अच्छे से किया। इंटरव्यू में तो मेरे 168 मार्क्स ही आए हुए हैं। हाँ जी सर, कल आया वो, कल ओनली फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, उसका PDF आया है। हाँ जी, तो बस इतना ही, मतलब अपना, और मैंने कुछ ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़ती रही, ये नहीं है कि बस पढ़ना ही है पढ़ना ही है। मुझे ये बताओ कि हिंदी और इंग्लिश में तुम्हें क्या डिफरेंस है? कभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया कभी? नहीं सर, उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से। एक्चुअली हिंदी पता नहीं मुझे, आप लोग के लिए तो सोर्सेज वगैरह भी बहुत मुश्किल होते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। मैं सारा बता देता हूँ, सोर्सेज मुश्किल नहीं है। इसके क्लास में तो याद है नहीं, तो मैं जो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे कहते थे सर आप कम यहाँ पढ़ाते हो। हाँ जी हाँ जी। इंग्लिश क्लास में कम ग्रेजुएशन पढ़ाता था, कम पढ़ाता भी था, हिंदी में ज़्यादा पढ़ाया है। सच बात है मैम। हाँ, एंड में तो हम 3 बच्चे ही रह गए थे इंग्लिश की क्लास में, फिर भी सर रोज़ आते थे, रोज़ हमको पढ़ाते थे। फिर क्या कहते हैं, और मतलब मैंने कुछ 24 घंटे पढ़ाई नहीं की, अभी तो हार्डली, मेरी भाई की बेटी हो गई थी, मैं तो उसी के साथ लगी रहती थी, 3-4 घंटे पढ़ाई की है मैंने। और एक्चुअली में यही होता है, पता है, जब तुमको टेंशन नहीं होती ना, इस बार तो मैं मेंस ऐसे लेके आई थी, हाँ फेल है, क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। तो ऐसा था कि मुझे डेंगू हुआ, फिर वो लोग मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करवाया, उसके अगले दिन घर पे थी, नहीं उसके अगले दिन दिल्ली आ गई, क्योंकि दिल्ली सेंटर था, उसके अगले दिन ऐसे था, तो कोई टेंशन ही नहीं थी मुझे। मुझे ये था बस पेपर देना है, पास हो फेल हो इट्स फाइन, एक्सक्यूज़ है मेरे पास कि डेंगू था, हो गया था। तो एकदम चिल्ड आउट होके इस बार मैंने पेपर लिखा। तो मतलब दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस, कि जब भी आप ऐसे टेंशन फ्री हो जाओगे ना कि रिज़ल्ट की कोई चिंता ही नहीं है, तभी आप लोग क्लियर करोगे, नहीं तो ऐसे लगे रहोगे ना कि नहीं यार इस बार तो करना ही है, फिर तो कुछ नहीं होगा। पिछले बार मैं ऐसे थी कि करना ही है, कुछ हुआ ही नहीं, फेल होके घर पे बैठोगे। बस सर, और कोई क्वेश्चंस? मुझे तो जो थ्योरी वाले पार्ट 1 होते हैं दोनों पेपर के, वो बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो कर लो, मतलब वो चॉइस होते हैं ना 5 का, मैं तो उन पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि वो चेंज तो होते नहीं है, वो तो कितनी बार पढ़ लो वो तो वही रहेंगे, और जो करंट है उसमें से तो कुछ भी पूछ लेंगे, तो मैं तो फोकस ज़्यादा उस पर करती। जैसे थिंकर्स तो मेरी टिप्स पे थे, मतलब मैंने इतनी बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया है ना, मुझे अभी भी पूछोगे मुझे याद होगा। तो वही है, जो थियोरी पार्ट है उसको, वो तो चेंज होगा नहीं उतना, उसको बस अप्लाई करना है आपको, तो मैं ज़्यादा फोकस उस पर करती थी। हाँ अरे आप बस क्लास नोट्स कर लो, उसके अलावा आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उधर आप बैठे होगे ना मेंस लिखने, तो ऐसा होना चाहिए आपके पेन से बस फ्लो करना चाहिए। मतलब इस बार तो मुझे पॉलिटिकल साइंस का याद भी नहीं है, मैं बस अंदर घुसी, मैंने लिखा, मैं बाहर आई, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, मतलब खुद से ही मेरा पेन चल रहा था, आराम से शांति से मैं बैठ के लिख रही हूँ, तो इतना वो हो गया था। आपको उस लेवल पे आना है पॉलिटिकल साइंस में। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मुझे तो 3 साल लग गए, तो पहले 2 साल तो मैंने पढ़ा था, अभी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अभी मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की। और कोई?
पीटी के लिए एक तो मैं टेस्ट सीरीज़ कोई भी मतलब एक इनसाइट विजन वगैरह की है, मैंने विजन की थी। और टेस्ट सीरीज़ से मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि कहीं पे लिख लेती हूँ, मतलब मैं बहुत लिखती हूँ और छोटा छोटा ही लिखती हूँ तो एक पेज में सारा समा जाता है टाइप। तो एक टेस्ट सीरीज़ उठाती थी, तो जो क्वेश्चंस नहीं आते वो सब 2-3 पेज में लिख लिए, और फिर एंड में जाके मैंने सिर्फ वही रिवाइज़ किया था। और इनसाइट के एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स आते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो भी किए थे मैंने। और अभी पिछले साल तो इतना मुश्किल पेपर था, वो भी लग रहा था इनफ नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर का ये है, मैं पढ़ती थी रेगुलरली पर मुझे उसका फ़ायदा लगा नहीं, क्योंकि इतने तो वो पूरी न्यूज़ ख़त्म होती है, इतने तुम्हारे दिमाग से आधी निकली होती है। तो इससे अच्छा है कि जैसे ये करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स आती हैं, इससे पढ़ लो, इससे पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में तुमको मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर्स तो ऐसा है, पढ़ लो, मतलब वो रहेगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो इंटरव्यू में इसी का मुझे थोड़ा बहुत वो हुआ। उतना न्यूज़पेपर मैंने मेंस के पहले 1 महीना छोड़ दिया था फॉलो करना, वो मैंने वापस उठाया भी नहीं, क्योंकि कौन 1 महीने के उठाएगा। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था मेरा इंटरव्यू में कि अरे यार इतना 1 महीने का तो मिस हो रखा है, पर उतना टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की। राइटिंग स्किल पे क्या होता था ना, मैं जब भी आती थी ना, सर बोलते थे अंडरलाइन नहीं किया, ये स्पेसिंग अच्छी नहीं की। फिर सर ने एक लड़के की मुझे बुकलेट दिखाई थी, आंसर बुकलेट, तो मुझे ऐसा लगता था पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 3 घंटे में तुम पेपर भी लिख रहे हो और तुम अंडरलाइन भी कर रहे हो और तुम स्पेसिंग भी कर रहे हो। मुझे लगता था पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं कौन करता होगा। तो मतलब सर बोल देते थे, बाद में मैं अपने दोस्त को बोलती थी अब ऐसे कौन करता है, हो ही नहीं सकता, मेरे से नहीं हो सकता। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला इंसान ही करते हैं और तुझे करना है मतलब करना है। तो ऐसा है कि अभी से ही आपको ये बनानी पड़ेगी, इट्स नॉट व्हाट यू आर राइटिंग, आप उसको कैसे दिखा रहे हो। तो फिर पूरे पेपर में मैंने सर की बात ध्यान रख के हर एक आंसर को मैंने अंडरलाइन किया है, हर एक आंसर में स्पेसिंग बड़ा बड़ा लिखा है, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आई थिंक उसका भी बहुत डिफरेंस पड़ा है। पहले जब मैं लिख रही थी मैं बोल रही थी मैं नहीं करूँगी ये, पर तुम्हारे ही मार्क्स हैं, तुमको ही लाने हैं, तो तुमको ही करना पड़ेगा। और राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना, हर एक जैसे इंट्रोडक्शन, मतलब आप जैसे टेस्ट सीरीज़ दोगे ना, तो आपको वो लोग जैसे वो भी देंगे, फीडबैक भी देंगे, तो वो लोग एक ही चीज़ बोलेंगे कि 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन दो, मेन बॉडी दो, कंक्लूजन दो। तो इस बार अगर कोई कंक्लूजन नहीं भी था और स्पेस भी नहीं था, एंड में मैं ये लाइन लिख देती थी, कुछ भी क्वेश्चन का ही पार्ट आधा तो वही लिख दो कंक्लूजन में कि हेंस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट या दिस इज़ सिग्निफिकेंट। तो मतलब कंक्लूजन लिखना है, चाहे तुमको एक लाइन, चाहे तुमको क्वेश्चन ही रिपीट क्यों ना करना पड़े, पर कंक्लूजन तो लिख के आना है। बस ऐसा कर लो, टाइम भी ना हो फिर भी एक लाइन नीचे लिख दो कि ये मेरा कंक्लूजन हो गया, मैंने पूरा आंसर लिख रखा है। क्या इंटरव्यू में पूरा इंटरव्यू बताऊं? मतलब पहले तो मैं इंजीनियरिंग कर रखी है, तो और मैं बैंगलोर से भी हूँ, तो बैंगलोर में तो जॉब सब हब है। तो उन्होंने वही पूछा था कि वाई डोंट यू परस्यू इट फर्दर, जॉब क्यों नहीं किया, रिसर्च क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मैंने अपने कॉलेज में क्वालिटी देख ली थी रिसर्च की, तो इट्स बेटर इफ़ आई डोंट गो इनटू रिसर्च। और फिर मतलब जॉब क्यों नहीं किया, तो मैंने बोला कोर जॉब्स नहीं मिल रही थी, बायोटेक्नोलॉजी से किया मैंने इंजीनियरिंग, तो उसकी कोर जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो फिर वो बोले कि कोर क्या होता है, नॉन कोर क्या होता है। तो मैंने बोला कोर वो होती है आईटी से भी जो भी। तो उन्होंने बोला आपने की क्यों फिर इंजीनियरिंग नॉन कोर से। तो मैंने बोला सर तब इंटरेस्ट था मेरा बायोटेक्नोलॉजी से करने में। तो उसमें थोड़ी बहस हुई, वो मान ही नहीं रहे थे, वो उनको मतलब एक सर बैठे थे यहाँ पे, वो तो मान ही नहीं रहे थे, मैं जो भी बोलूँ वो मान नहीं थे। तो मैंने बोला ओके क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा विमेन रिजर्वेशन के बारे में इन हायर एजुकेशन। तो मैंने बोला कि देनी चाहिए क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है एंड ऑल, गर्ल्स डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज़। तो वो भी नहीं माना, उन्होंने बोला कहाँ नहीं मिलती, सब लड़कियों को मिलती है, ये तो ये लड़कियों ने बना रखा है। तो मैं अब मेरे पास डेटा तो है नहीं बोलने के लिए कि नहीं इतनी लड़कियाँ आगे जाती, इतनी लड़कियाँ पीछे रहती हैं। तो मैंने बोला कि सर नहीं मिलती, तो वो मान नहीं रहे, तो मैं चुप हो गई। फिर उसके बाद मेरी 2nd रैंक आई हुई थी इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने बोला कि आई डोंट सी दिस एज विनिंग द 2nd रैंक, आई सी दिस एज लूजिंग द 1st रैंक। तो मैंने बोल दिया कि सर इफ़ यू फोकस ऑन व्हाट यू हैव लॉस्ट यू विल नेवर रियलाइज़ व्हाट यू हैव गेंड। मैंने बोला अगर 5th 6th भी आई होती तो भी मेरी अचीवमेंट ही होती। फिर वो तो हो गए, फिर उतना ही। फिर एक सर थे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड पूछा, उन्होंने पूछा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे पहले,
तो अभी जितने भी SC ST या रिजर्व्ड कास्ट के लोग बनते हैं कुछ भी लीडर, तो वो बोल रहे थे कि वो जो रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो बनाती है, तो वो खुद से नहीं बनते, तो इससे बेटर है कि सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो, वो एक्चुअल में एम्पावर होंगे। तो मैंने बोला कि नहीं सर, सेपरेट इलेक्टोरेट करोगे तो वो बिल्कुल मतलब वो हो जाएगा, घेटोइजेशन हो जाएगा कि वो लोग अपने ही उसमें रहेंगे, सोसाइटी में वो नहीं होंगे मेन्स, दे वोंट बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। फिर एक तो ये पूछा सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में, और एक पूछा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाओगे। मुझे आता ही नहीं था मैंने कुछ भी आंसर किया, मतलब मुझे लग रहा था वो सही है, थोड़ा बहुत पढ़ के भी गई थी मुझे लग रहा था सही है, पर वो बोले नो दैट्स नॉट राइट। मैंने बोला ओके सर, सॉरी आई डोंट नो। फिर एक सर ने पूछा था US में जो मास शूटिंग्स हो रही हैं उसके बारे में, और फिर मतलब मुझे मेरा हॉबी था मूवी देखना, तो पूछता कौन सी मूवी देखी, तो मैंने बोला बरेली की बर्फ़ी देखी थी। तो उन्होंने पूछा कि मूवीज़ में तो लव मैरिज करती है लड़कियाँ, वैसे लव मैरिज क्यों नहीं करती, तो मैंने बोल दिया सोसाइटी नहीं करने देती, कर तो सभी ले तो फिर उसके बाद एक सर, लास्ट वाले सर ने, मतलब मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो उन्होंने पूछा कि फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत क्या है, थोड़ा उस पर बात हुआ। फिर एजुकेशन पे बात हुआ कि क्या रिफॉर्म्स ला सकते हो एजुकेशन में, और क्यों ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्यों ये काम नहीं कर रहा। तो बस फिर चेयरमैन मैम ने पूछा कि और कोई क्वेश्चन, तो मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, तो आई थॉट दैट वाज गोइंग टू बी दी हाईलाइट क्योंकि इट विल शो माई कंपैशन और ये सब वो सब। उन्होंने पूछा ही नहीं, तो मैंने बोला कि मैम मुझे कुत्ते, आई लाइक डॉग्स, यू हैवंट आस्क्ड एनीथिंग अबाउट दैट। बोलती या वी नो यू आर अ पेट लवर। बस आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, बस इतना ही हुआ। मैंने दिया था, मतलब जब सर के यहाँ पे क्लास ही करी थी मैं, तो मैं UP PCS दे के आई थी, फेल वहाँ पे बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है इतनी दूर तो हम गए, पता नहीं कहाँ, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर तो हम गए थे पेपर देने, और वहाँ पे भी फेल बस बुरा लगेगा मत लिखना, वो तो पता नहीं क्या पूछ लेते हैं। मतलब जो GS 1 है उस पे तो ज्योग्राफी तो ऐसे ही प्रीलिम्स के साथ ही हो जाता है, थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया होगा एक बार, और मतलब मैंने तो पढ़ा भी नहीं, ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ा नहीं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था, वो नया आता है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो गवर्नर जनरल्स वगैरह, और तो मतलब जो स्पेक्ट्रम तो पढ़ते होंगे सब लोग, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो पीछे के पेजेस हैं ना, पीछे के चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि सिविल अपराइजिंग, तो मैंने इस पे ज़्यादा फोकस दिया था फॉर मेंस। और जो पहले के जो एक्चुअल जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है जो मूवमेंट में, वो तो जो समरी देते हैं वहीं से पढ़ ली थी, और क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे, जो पीछे के चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के लिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री किया था, ज्योग्राफी सोसाइटी में विजन की मेंस 365 के सोशल इश्यूज थे, वहीं से किया था। और GS 2 तो सर के पेपर से ही हो गया था, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ GS 2 के लिए। और क्या होता है GS 2 में, स्कीम्स वगैरह होती हैं, वो तो अपना ही लिख के, मतलब हम लोग क्या सोचना, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए स्कीम का तभी हम लिख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अपना खुद से बना के लिखो। डेटा नहीं बोल रही, खुद से बना के लिखो, ये मतलब ये बना के लिखो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्या क्या काम होगा। डेटा तो चाहिए भी नहीं, जैसे करंट अफेयर्स में भी आपको इतना डेटा देंगे, वो डेटा तो भूल ही जाओ, तो उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और GS 3, अरे इस बार GS 3 में बजट पे क्वेश्चन पूछे तो मुझे आता ही नहीं था, तो मतलब GS 3 सबसे गंदा गया था, पता ही नहीं उसमें क्या लिख के आई हूँ वो तो मार्क्स बताएंगे अब कितने मार्क्स आए हैं GS 3 में। और GS 4 ऐसा था, पढ़ा बिल्कुल नहीं, बट क्या तो पेपर लिख के आई हूँ, मतलब वो तो जब लिख रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मज़े आ रहे थे लिख के, ठीक है। मतलब जितना भी आप लिख सकते हो, जितना भी सोच सकते हो, एक तो वो छोटा होता है ना थोड़ा कंपैरेटिवली, तो उसमें मैं मतलब मेरा GS 4 मुझे लग रहा है सबसे अच्छा था। और वो उसके लिए पढ़ा नहीं, मैंने एक भी बुक नहीं उठाई थी GS 4 के लिए, बस ये है नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं जो आपके एवरीडे लाइफ के इश्यूज़ होते हैं, तो आप जो वहाँ पे दिमाग लगाने वाले वो यहाँ पे दिमाग लगा के लिख दो बस।
और कुछ यार एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली तो ख़त्म, उसके बाद मैंने तो पढ़ी भी नहीं है, एक बार भी नहीं पढ़ी मैंने तो एनसीईआरटी। मतलब लोग पागल हुए रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों पागल है एनसीईआरटी के पीछे। उसमें इतना सा तो होता है, इतने से में से इतना इम्पोर्टेंट होता है। इससे अच्छा है जो बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है, लक्ष्मीकांत ही पढ़ो ना सीधा, और लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहो। प्रीलिम्स में तो लक्ष्मीकांत से ही आएगा ना। इसलिए हंस रहे हैं कि इंग्लिश में लक्ष्मीकांत ही तो है, मेरी बुक इंग्लिश में नहीं है। इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हाँ मैंने, अरे इंग्लिश मीडियम है तो मुझे पता नहीं है सर का बुक्स। अगर हिंदी मीडियम होता तो और अच्छा होता ना, सर का पेपर 2 का बुक भी हो जाता। अभी पेपर 2 के लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए। तो वही है, एनसीईआरटी कभी पढ़ी थी जब बिगिन किया था, और तब भी दिमाग ख़राब ही हुआ था क्योंकि उसमें इतना एक्सेस होता है। तो मैं तो ये जो एक एक बुक होती है जैसे वही करती हूँ। हाँ जी। ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी 11-12। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए मतलब मैं और इंस्टीट्यूट के नाम ले रही हूँ सर, आई डोंट नो। जैसे बिगिन कर रहे हो तो बिगिनिंग में मैंने श्री राम आईएएस की इकोनॉमिक की वो आती है बुक, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था तो मैं लेके आई थी। एक्चुअली अच्छी है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाते हैं। और विजन आईएएस के जो वो होते हैं ना इकोनॉमिक्स के टेस्ट, जैसे टेस्ट सीरीज़ यही मार्केट से ले आओ यार, उसमें जो इकनॉमी के हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे क्लियर करते हैं, करंट अफेयर्स पे भी होता है। तो मैंने तो श्री राम आईएएस तो बिगिनिंग में पढ़ी थी, उसके बाद तो मैं टेस्ट सीरीज़ से ही कर लेती थी इकोनॉमिक्स। और इनसाइट का वो आता है इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अभी ये इंग्लिश मीडियम के लिए मुझे पता नहीं हिंदी मीडियम में होता है या नहीं होता। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो ये था। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ी थी, और लूसेंट पढ़ी थी मैंने तो एंशिएंट और मिडीवल के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बनने होंगे तो वहाँ से भी बन जाएंगे, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है एंशिएंट मिडीवल के लिए तो। और क्या सब्जेक्ट होता है, एनवायरनमेंट के लिए वाजीराम एंड रवि की बुक पढ़ी थी मैंने। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ती यार, मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ से पढ़ूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो आते भी हैं 2 क्वेश्चंस बायो पे आते हैं, तो बायो तो वैसे ही मेरा सब्जेक्ट है, और 2 ही क्वेश्चंस आते हैं यार साइंस एंड टेक पे। और एक वो पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट की सारे गवर्नमेंट स्कीम्स की बुकलेट है इंग्लिश में। हाँ वो की थी मैंने, शंकर की है वो शायद, शंकर आईएएस की। वो इंग्लिश में, मतलब मेरे जो भी हैं वो इंग्लिश के हैं यार, तो पता नहीं आप लोग को मिलेंगे नहीं, वो नहीं मिलेंगे। तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसा ना, नाम सिमिलर से होते हैं, तो वो मैंने कई बार पढ़ी थी क्योंकि नाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रहे कौन सा किसका था। बस अभी सब प्रीलिम्स दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, टाइम है अभी तो बहुत, अभी तो पढ़ोगे भी नहीं। प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो 1 महीना पहले ही जाता है, चाहे 1 साल हो 2 साल हो। और कुछ? बस सर हो गया। अच्छा, एक बहुत बेसिक डिफरेंस आप देखिएगा, कभी हिंदी मीडियम किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिलिए और इंग्लिश मीडियम में तो बहुत बेसिक डिफरेंस मिलेगा। इंग्लिश में से मीडियम स्टूडेंट्स ऑलवेज हम्बल एंड पोलाइट, वो बिला वजह की बात नहीं पढ़ते, उनको पता है। और हिंदी मीडियम के सिर्फ तो दुनिया भर की बात है, यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, ये साइड पढ़ा, वो इधर जितना क्लास में बता दिया उतना मोर देन सफिशिएंट, उसको अच्छे से लिख लो ना, सीधी सी बात है। तो एक बात, आप इसका मतलब ये नहीं कि तो आपको जो बेकार चीज़ है उसको अपने आप से कि क्या ख़राब है, वो आपको सिलेक्टेड होना चाहिए। भाई यहाँ इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लिया, यहाँ इंपॉर्टेंट ये छोड़ दिया। और कई बार तो किसी एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से हमने पूछा था कि क्या रीज़न है कि चूँकि पूजा का इंटरेक्शन हिंदी मीडियम के लोगों से कम है, चूँकि रही नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताया कि हिंदी मीडियम के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अनावश्यक पढ़ते हैं, हम कम पढ़ते हैं, शार्प पढ़ते हैं, प्रोफेशनल पढ़ते हैं। बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऑप्शनल ही घुमा दिया जाता है। सबसे बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री का जो ड्रॉबैक है कि ऑप्शनल जो आप लेना चाहते 2 साल बाद रियलाइज़ करेंगे यार हमारा इंटरेस्ट तो यहाँ था, फंस गए वहाँ।
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को आप ऑप्शनल में घुमा नहीं सकते अब। आप पूजा ने मेरे पर से मुझे ये थोड़ी पूछना है कौन सा ऑप्शन ले। नेबर आज तक मैं इंग्लिश मीडियम किसी स्टूडेंट से नहीं मिला जो मुझसे ये पूछता कौन सा ऑप्शन ले। हिंदी मीडियम में हर लड़का सर ऑप्शनल क्या ले। और आपको जो बैठा हुआ जो व्यक्ति गाइड कर रहा है उसने बीए किया हुआ है, उसने कभी एग्ज़ाम किया, उन्हें उसको बताया गया बस इसी ऑप्शनल की सारी विशेषता बता देनी है। ये बड़ा ये सब बेसिक रीज़न है जिस वजह से हिंदी मीडियम पिछड़ रहा है कि जो चीज़ें आवश्यक नहीं वो हम पढ़ रहे हैं। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, सिंपल रही है, सिलेक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनने की आवश्यकता नहीं है। जितने सिलेक्टेड लोग होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। आपको लगता है कि पूजा सिंपल है, तो मैंने जितने भी लोगों से मैं मिला, नीतू से भी आप मिले होंगे, आपको लगता है नहीं बेबी IAS बन सकती है। अगर इसका इंटरव्यू 168 है, इसका मतलब 200 प्लस होता डेफिनेटली IAS मिलता, टॉप 10 में होती। इसका मेंस में 6 मार्क्स आए हैं। अगर 168 इंटरव्यू पे अगर आपको 111 रैंक आ रहा है, ये इसका डिफरेंटली है कि मेंस में आपके अच्छे स्कोर्स हैं। तो ये आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देना होगा, तो आप भी कर सकते हैं। तो आज क्लास यहीं पे छोड़ दें, फिर मंडे को आज क्लास यहीं छोड़ देते हैं, बाकी मंडे को। और पूजा को 19 को एक बार तुम्हें और टाइम देना पड़ेगा, नया क्लास रहेगा, टाइम देना। तो ऑल द बेस्ट हम मेरी तरफ से भी, पूजा की तरफ